मैं दीपशिखा टीजीटी मैथ्स आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत करती हूँ। कल मैंने प्री बोर्ड मैथ्स पेपर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जिसका मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाला है। आज मैं उसे आगे सॉल्व करने जा रही हूँ। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ये दोनों टर्म में 9 क्या है, कॉमन है, तो 9 कॉमन निकालेंगे। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू होता है 1, तो हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह 1, तो क्या मिला हमें 9। तो 21 का आंसर कितना होगा, a 1। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जाते हैं। यदि tan a बराबर क्वेश्चन नंबर 22 में है tan a बराबर 1/√3, तो cos a का मान क्या होगा। तो tan a बराबर कितना होता है, p/b, परपेंडिकुलर बाय हाइट। tan a बराबर p/b, कितना दिया हुआ है p/b, 1/√3। ऐसे एक और मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, पर पहले हम इसे देख लेते हैं। 1/√3 इस प्रकार से, चूंकि ये डिवीजन के फॉर्म में है तो p बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 × k, और b बराबर हमें लेना पड़ेगा √3 × k। h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b², p² k² b² √3k का होल स्क्वायर, √k² √3k का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3k², 3k² बराबर 2k। तो h बराबर मिला हमें 2k। तो cos a बराबर होगा b/h। b कितना है हमारे पास, √3, b हमारे पास है b/h, √3, h कितना है √3k और h है 2k, k कैंसिल हो गया, तो cos a बराबर हुआ b/h बराबर √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है a, √3/2। अब हम इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। हम जान रहे हैं tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, तो एंगल a का वैल्यू क्या होगा, किस एंगल के लिए tan का वैल्यू 1/√3 होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगेन ये 22 ही। tan a इक्वल टू 1/√3, अगर a का वैल्यू 30 डिग्री है तब हमें मिलता है tan 30 इक्वल टू 1/√3। ये किसके बराबर है, tan 30 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ इस एंगल a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 30 डिग्री। अब हमें निकालना है cos a का वैल्यू कितना लेना है, 30 डिग्री, तो cos 30 √3/2। इस तरह से हम पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ए।
√3/2। ये दोनों मेथड्स में किसी भी मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी गो क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछ रहा है कि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ती है। एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23। इसे हम लोग इमेजिन करके देखते हैं। ये है हमारी भूमि और ये है मीनार और ये है सूर्य। जब सूर्य इस पोजीशन में है तो हमारी छाया की लंबाई कितना है? तो ये है उन्नयन कोण। उसके बाद सूरज और नीचे आएगा, ढलेगा, ये है कंडीशन 2। तब जाके हमारी छाया की लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। तब क्या होगा? मीनार का छाया का लंबाई बढ़ेगा। सूरज जब नीचे डाउन होगा तो छाया का लंबाई क्या होगा? बढ़ेगा। अब हमारी छाया की लंबाई बढ़ गई। ये दोनों के बीच का गैप इसके गैप से ज्यादा है। ये दोनों रेखा के बीच का गैप ये दोनों रेखा के बीच के गैप से ज्यादा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि पहला कंडीशन में जो एंगल था वो अधिक था बजाते दूसरे कंडीशन से, तो एंगल क्या हो गया? कम हो गया। तो छाया की लंबाई बढ़ने से हम पा रहे हैं कि ये एंगल क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, घट गया। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि अगर छाया की लंबाई बढ़ रही है तो हमारा कोण क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है बी। एंगल क्या होगा? घटेगा। छाया की लंबाई बढ़ेगा तो एंगल घटेगा। ये दोनों का बीच का जो गैप है दोनों रेखाओं के बीच का कम हो गया और यही गैप किसका मेजरमेंट होता है? कोण का। नेक्स्ट वी गो क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 24। वृत्त का परिमाप क्या है? इसमें वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। दोनों तरफ ये पाई कट गया, यहाँ r है और यहाँ क्या है? r²। तो एक r कट गया तो r के बराबर क्या वैल्यू मिला? 2 मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ए, 2 मात्रक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है 9 डिग्री केंद्रीय कोण, 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? ये हो गया वृत्त और ये एंगल कितना लेना है? 90 डिग्री। त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 डिग्री पाई r²। थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 डिग्री लिख दिए। पाई का मान है 22/7,
R का मान दिया हुआ है 40। ये 2 बार में चला गया, ये 18, फिर ये 7 और ये 9, फिर ये 9 और ये 9 कट गया, हम लोग के पास बचा 22 गुना 7 मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीर्थखंड का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है बी। चाहे तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है बी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है? ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। इसमें ये ही नहीं पता चल रहा है कि हमें निकालना क्या है। उस वृद्धि की क्या, तो क्या निकालना है, ये चीज तो दिया हुआ ही नहीं है। उस वृत्त की क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर, क्योंकि 26 का क्वेश्चन क्लियर ही नहीं है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, तो 27 की ओर जाते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 7। एक 7 कट गया, ये 11 टाइम्स में गया, हमारे पास बचा 11 इंटू 7 मतलब 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ए, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है आंकड़े 7, 15, 10, 9, 4, 3, 7, 10, 10, 8, 16 ये माध्यिका होगा। तो माध्यिका होता है ठीक किसी भी आंकड़े का बीचों बीच का टर्म। तो कुल इसमें कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें टोटल 11 टर्म्स है। तो ठीक बीच वाला टर्म्स कौन आएगा? जो 6 पोजीशन में है। तो 6 पोजीशन में कौन सा टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5। इसका भी ऑप्शन में जो आंसर है वो तो सही नहीं आ रहा है, इसमें भी ये भी क्वेश्चन गलत है। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29।
क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 3, जबकि ऑप्शन में कहीं भी 3 नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में बहुत सारा त्रुटि भी है। हम लोग क्वेश्चन 29 में जा रहे हैं। माध्य क्या होगा? इसका 0, 1, 0, 5 और 6। जब इस तरह का नंबर का माध्य निकालना रहता है तो क्या होता है सारे नंबरों को हम लोग जोड़ देते हैं। 1 + 0 + 5 + 6 और ये टोटल कितने अंक है? 1, 2, 3, 4 अंकों की संख्या है 4। 12/4 3। तो माध्य कितना होगा? माध्य होगा इसका 3। इसका आंसर होगा ए 3। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30। हम लोग जानते हैं कि पीई प्लस पीई नहीं, इसका वैल्यू होता है 1। तो इसका सही आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर सी 1। हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं खंड बी, सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और क्वेश्चन नंबर 31 में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? गुणनखंडन विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा निकालना है। तो हम लोग 96 और 444 को सेपरेट इसका अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। ये है 96 और इधर हम लोग निकालेंगे 404। 96 सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, 4, 8, अगेन 2, 2, 4, अगेन 2, 1, 2, अगेन 2, 6, 2, 3। लेट्स स्टॉप। फिर 404, 2, 202, again 2, 1, 0, 1, next nothing। अब इसे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 96 इक्वल टू 2 इंटू 2, 2, 2, 2 इंटू 3 और 404 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101। तो दोनों में जितने अंक कॉमन हैं वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। 2 इंटू 2, यहाँ भी 2 इंटू 2। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर कॉमन है वो है हमारे पास 2 इंटू 2। ये फैक्टर दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब आता है LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर में जो बाकी बच जाता है वो लिखते हैं एज ए मल्टीप्लिकेशन और जो कॉमन रहता है उसको 1 बार लिखते हैं। तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ क्या है 101 और ये दोनों में जो कॉमन है वो 1 टाइम्स लिखाएगा
मतलब 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टू द पावर 5, 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। आप चाहे तो इसे पूरा एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं। इसे हम लोग अब आगे भी सॉल्व कर सकते हैं पूरा इसे गुना करके कि फाइनली कितना आंसर आता है। तो हमारे पास है 2 का पावर 5 32 इंटू 3 6 96 इंटू 101। 9696, तो एलसीएम कितना मिला हमें 9696। तो इस तरह से हम लोग अविभाज्य गुणनफलन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो द्विघात बहुपद में शून्यक x का वह मान होता है जिसे px में रखें और px किस में कन्वर्ट हो जाए 0 में। तो हम यहाँ क्या लेंगे px बराबर 0 ताकि हमें x का वो वैल्यू मिल सके जिसके कारण px 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग 0 लेके देखते हैं कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो x का शून्यक हमें देगा। तो px बराबर 0 लेने पर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम इसे गुणनखंडन कर सकते हैं। हम इजी देख पा रहे हैं कि यहाँ 7 है, तो ये 7 को हम लोग तोड़ेंगे 5 और 2 के रूप में। किस तरह से तोड़ेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 10। हमें इसको इस तरह से तोड़ना है कि इसका गुना हमें मिल जाए, यहाँ का गुणांक गुना यहाँ का गुणांक। तो यहाँ का गुणांक 1 है, यहाँ 10 है, तो 10 मिल रहा है 5 इंटू 2, और इसका जो एडिशन है वो कितना मिलना चाहिए 7। ये दोनों टर्म में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 5। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 5। यहाँ का जो ब्रैकेट है और यहाँ पर जो ब्रैकेट में हम लिखे हैं वो दोनों क्या है सेम है। तो ये दोनों टर्म से क्या होगा x प्लस 5 कॉमन आएगा। इससे भी x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है और इससे भी x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है। अगर x प्लस 5 यहाँ से हटा दे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2। अब ये दोनों ब्रैकेट प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसलिए या तो ये 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा। अगर x प्लस 5 0 होगा तो x बराबर -5 मिलेगा। अगर x प्लस 2 0 होगा तो x बराबर -2 मिलेगा। तो x का शून्य क्या है x बराबर -5 और x बराबर -2। x का 2 वैल्यू मिला, x बराबर -5 और x बराबर -2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33
क्वेश्चन नंबर 33 में है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। मतलब वो दो संख्याओं को ज्ञात करें। जब दो संख्या है और अंतर 26 है, इसका मतलब एक संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है। क्वेश्चन नंबर 33, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, माना कि छोटी संख्या बराबर y। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या कितना है? 26 है। ये है समीकरण 1। दूसरा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब ये बड़ा वाला संख्या अपना दूसरा संख्या जो छोटा वाला संख्या है उससे 3 गुना है। मतलब x बराबर 3y। अब हम x का मान 3y कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण, या फिर से हम लोग घटा भी सकते हैं। x बराबर कितना है? एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुनी है, तो इसका मतलब x y को दूसरी ओर ले जाएंगे तो क्या होगा? -3y, और पीछे क्या बचेगा? 0। ये है समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाते हैं तो सीधे हमारा देख रहे हैं x कैंसिल हो रहा है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है, माइनस है तो प्लस, ये माइनस, प्लस 3y माइनस y, 2y बराबर 26, y बराबर 26/2। बाय क्रॉस डिवीजन क्या मिला? 13, y बराबर 13। अब हम जाते हैं समीकरण 2 से। x बराबर क्या है? 3y। 3y का मान कितना है? 13। क्या मिला? 13 इंटू 3 39। तो x का मान कितना मिला? 39। y का वैल्यू कितना मिला? 13। तो वो दो संख्याएं क्या होगी? तो दो संख्याएं 13 और 39 है। तो वो दो संख्याएं क्या है? 39 और 13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? पद दिया हुआ है, ये बताना है कि कौन सा है। मतलब यहाँ पर n ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 34, एपी 3, 8, 13, 18, यहाँ पर कौन सा पद दिया हुआ है? माना कि nवा पद क्या है? 78 है। और nवा पद को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? an। तो an कितना है? 78। एक प्रथम पद कितना है? 3। डी सार्वंतर कितना है? 8 माइनस 3। an कितना है? अभी हम लोग लिखे हैं 78। तो कौन सा पद? तो यहां क्या निकालना है हमें? n। क्या निकालना है? n।
तो ए एन फॉर्मूला यूज करेंगे, सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना लेना है? 78। ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू मालूम नहीं और डी का वैल्यू 5। सबसे पहले बॉडमास के अनुसार हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये 5n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा? 5n माइनस 5 माइनस 5 प्लस 3, 5n माइनस 2। हमारे पास क्या है? 78 इक्वल टू 5n माइनस 2। इस प्रकार 5n, ये 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? 78 प्लस 2, 78 प्लस 2 80, 5n इक्वल टू 80। बाय क्रॉस डिवीजन n बराबर कितना होगा? 80 बाय 5, 16। तो n का मान मिला 16। तो कौन सा पद? 16वां पद बराबर है 78। n का वैल्यू कितना मिला? 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि दो त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ये डायरेक्ट थ्योरम से है। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ चले गए? 36 में चले गए, 35 स्किप कर दिए। ठीक है, पहले 35 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दो समरूप 35 त्रिभुज ए बी सी। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है इसमें, जिसमें एंगल सी कितना है? समकोण है। तो जहां 90 डिग्री है वहां क्या लेना है हमें? सी। तो बाकी जो दो कोण बच गया उसमें एक होगा ए और दूसरा होगा बी। त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है और ए सी बराबर बी सी है, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर 2ac स्क्वायर होगा। त्रिभुज ए बी सी समकोण है और AC बराबर BC है। चूंकि त्रिभुज समकोण है तो पाइथागोरस से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC यहां पर है तो AC को ऐसे ही रहने देंगे एज इट। BC बराबर क्या लिखेंगे? BC बराबर लिखेंगे यहाँ AC, तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, क्योंकि इसी BC यही BC AC के बराबर है, तो BC की जगह क्या लिखेंगे? AC। क्योंकि AC का हमारा रिक्वायरमेंट है तो एक AC इसी तरह रहेगा और दूसरा BC की जगह क्या लिखेंगे? AC, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। AC प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC AC स्क्वायर। इस तरह से हम पाते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। प्रूफ। काफी इजी क्वेश्चन है और जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूछता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर जाते हैं। दो त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के रेशियो में है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये डायरेक्ट थ्योरम से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क्षेत्रफल। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, अगर दो त्रिभुज है तो
त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल भुजाओं के अनुपात के वर्ग के ये बराबर होता है। ये होता है भुजाओं का अनुपात का वर्ग के बराबर। तो अनुपात दिया हुआ है 4:9, 4/9। इसका वर्ग कितना होगा? 16/81। तो इसका क्या होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा यहाँ पर 6:81। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो प्रोडक्ट में किसी एक को एजिट लिखेंगे और दूसरे के एंगल को 90 डिग्री के फॉर्म में रखेंगे। साइन है तो साइन को बिल्कुल साइन के ही फॉर्म में रखें। कॉस है तो इसके एंगल को 90 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो कितना होगा? 30 डिग्री। 90 - 60 = 30। अब यहाँ चूंकि हम साइन को वैसे ही रहने दिए हैं तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग कॉस को उसी तरह रखेंगे और साइन के जो एंगल है उसको 90 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो साइन 30, 90 - 60 और कॉस को उसी तरह लिखने देंगे। ये चीज ध्यान देना है कि किस एंगल को हम चाह रहे हैं, किस एंगल को सेम करना चाह रहे हैं। तो 60 को यहाँ अगर 60 को एजिट रहने दिए हैं तो इधर जो 60 डिग्री वाला रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात उसे एजिट रहने देंगे। मतलब बिल्कुल इसको ऐसे ही साइन 60 को उतारे और यहाँ पर कॉस 60 को। देखते हैं आगे क्या होता है। साइन 60 कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? 60 डिग्री। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पर क्या है? 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 साइन 60 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ का एंगल सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इसका वैल्यू कितना मिला? 1। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में है PE बराबर 0.6। PE बराबर 0.6। तो PE नहीं का मान निकालना है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं PE प्लस PE नहीं बराबर 1। ये हमारा फॉर्मूला है। PE का मान है 0.6 प्लस PE नहीं बराबर 1। तो PE नहीं 1 ये बराबर की दूसरी ओर जाएगा, प्लस है तो क्या होगा? माइनस। क्या मिलेगा? 0.4। तो PE नहीं का क्या मान निकल गया? 0.4। अब आगे है सेक्शन C जो 3 अंकों का है। इसे मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।